Science Chapter 2 Acid, Base and Salt. You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them. हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जो भी खट्टापन या फिर तीखापन हमारे खाने में होता है वो एसिड या फिर बेस के प्रेजेंस के कारण होता है. If someone in the family is suffering from problem after acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगार और बेकिंग सोडा. तो अगर किसी को एसिडिटी हुई है, मतलब एसिड के कारण हुई है, तो उसे हम बेस देंगे क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर सके और उस आदमी की एसिडिटी ठीक हो सके. तो अगर लेमन जूस देंगे तो लेमन जूस एसिडिक है, विनेगार देंगे तो विनेगार में भी एसिडिक एसिड है, तो हम उसे बेकिंग सोडा देंगे जो कि एक बेस है. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and bases to nullify each other's effect. तो सही बात है, हमने उसी प्रॉपर्टी की यूज़ किया जो कि एसिड और बेस मिलके आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सावर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. तो याद करें कि हमने किस तरह अपने तीखे या फिर खट्टे सब्सटेंसेस को टेस्ट किया था. तो हम ये बात जानते थे कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं वो एसिड होते हैं, तो हमने उनके ऊपर एसिड वाला टेस्ट परफॉर्म किया था. जो तीखे सब्सटेंस थे उनके ऊपर हमने बेस वाला टेस्ट परफॉर्म करके उनको टेस्ट किया था. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं और वो ब्लू लिटमस के कलर को रेड में बदल देते हैं. वेयर एज बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. जहाँ की जो बेस होते हैं वो तीखे होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं. लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. तो जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर हो या फिर लिटमस सॉल्यूशन हो, वो एक इंडिकेटर है. और टर्मरिक हल्दी भी है, वो भी एक लिटमस की तरह का ही एक इंडिकेटर है. हैव यू नोटिस्ड दैट स्ट्रेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप. आपने देखा होगा जब उजले कपड़े पर कढ़ी का छिटका पड़ जाता है और आप उसे अगर साबुन से साफ़ कर देते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि जो उसमें कढ़ी में हल्दी होता है और जो साबुन में एक बेस होता है, तो टर्मरिक चूँकि एक इंडिकेटर है तो वो कलर बदल के बेस का इंडिकेशन दिखाता है. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर उसे आप ज़्यादा पानी से साफ़ करेंगे तो वो रेड कलर वापस से येलो हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेसेस. ये दो नाम मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन आपको याद रखने चाहिए. ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, हाउ एसिड एंड बेसेस कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स that we used and see in our day to day life. तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस कैसे अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और इन्हें हम रियल लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to division Thylophyta. तो जो लिटमस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो एक थाइलोफाइटा नामक फैमिली के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सॉल्यूशन है. इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल. तो अगर लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, वैसे कंडीशन में लिटमस सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो पर्पल होता है. देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर लाइक रेड कैबेज लीव्स. तो ये कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम हैं आपको लिटमस सॉल्यूशन या फिर टर्मरिक को छोड़ के. रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक तो ठीक है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ग्रैनियम. तो ये कुछ नाम हैं आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस इन अ सॉल्यूशन. दिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर. तो कुछ समय इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर या आप साधारण तौर पर इन्हें इंडिकेटर कह सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो अब हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे. कलेक्ट द, ये एक्टिविटी है 2.1. कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम साइंस लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड. तो कुछ एसिड और बेस के सैंपल आपको दे रखे हैं जिनको आपको लैब से लेना है.
Put a drop of each of the above solution on watch glass and test with the drop of following indicators as shown in टेबल पॉइंट 1। तो ये है टेबल पॉइंट 1, ये चारों इंडिकेटर्स दे रखे हैं और इनके एक एक बूंद में आपको ये इंडिकेटर्स से टेस्ट करना है और आपको बताना है कि किस कलर, क्या कलर चेंज हुआ, क्या आपने ऑब्जर्व किया। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color। तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कलर बदल के कि वो जो सब्सटेंस हमने लिया है इसमें से वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडोर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं जिनका सुगंध बदल जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में जाने के बाद, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। आपको ये नाम याद रखना चाहिए। लेट अस ट्राई सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो इनमें से कुछ इंडिकेटर को हम टेस्ट करेंगे। एक्टिविटी 2.2, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth, tied up the bag tightly and leave overnight in the freeze। Those cloth strips can now be used to test the acid and bases। तो आपको एक प्लास्टिक बैग में कुछ बारीक कटे हुए प्याज के टुकड़े और कुछ साफ कपड़ों को बांध के फ्रिज में रख देना है एक रात के लिए, और उसके बाद आप उन कपड़ों के स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं एसिड या बेस के टेस्ट के लिए। टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर। आपको सबसे पहले उनमें से 2 टुकड़ों को लेना है और सूंघ के देखना है। Keep them on clean surface and put few drops of dilute HCl solution on one strip and few drops of dilute NaOH solution on the other। तो उसके बाद आप एक स्ट्रिप पे HCl के कुछ ड्रॉप डालें और दूसरे पे NaOH के डालें। मैं आपको बता दूं HCl एसिड है, NaOH बेस है। आप अगर अलग अलग स्ट्रिप पे आप अगर अलग अलग स्ट्रिप पे उनके ड्रॉप्स डालेंगे तो अलग अलग तरह का उनका जो सुगंध है वो बदलेगा। रिंसे बोथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद आप दोनों स्ट्रिप, कपड़े के स्ट्रिप को धो लें और उसके बाद आप टेस्ट स्मेल करके देखें कि क्या उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, और आपने क्या ऑब्जर्व किया आप उसे नोट करें। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। ये भी डाइल्यूट वेनिला एसेंस या फिर क्लोव ऑयल, ये भी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो अपना स्मेल बदलती हैं एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो इनमें भी आपको HCl और NaOH डाल के देखना है कि वो किस तरह से अपना स्मेल बदल रही हैं और आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। विच ऑफ दीज वेनिला, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your observations। Let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and bases। तो कौन से इंडिकेटर हैं जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ किए जा सकते हैं इन वेनिला एसेंस में, अनियन में और क्लोव ऑयल में? तो सारे यूज़ किए जा सकते हैं अगर वो अपना स्मेल बदलते हो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो एक और एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट। तो यह एक्टिविटी आपको टीचर की मदद से ही करनी चाहिए। सेट द अपैरेटस एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर है, इसमें जिस तरह से दिखाया गया है इस तरह का एक अपैरेटस लेना है। Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add few pieces of zinc granules to it। तो एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml dilute sulfuric acid लेना है H2SO4 और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डालने हैं। What do you observe on the surface of zinc granules? तो आप देखेंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पर कुछ बुलबुले आ रहे हैं। पास द गैस बीइंग एवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और इसके बाद इससे जो गैस निकले उनको आपको इस पाइप की मदद से एक सोप सॉल्यूशन में आपको पास करना है। सोप सॉल्यूशन में हम लोग इसलिए पास करते हैं कि जो गैस निकला वो एक बबल में कैप्चर हो जाए और आगे चल के हम उस पर कुछ टेस्ट कर सकें। वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। तो जब बबल बन गया उसके बाद हमें एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लानी है, तो हम देखेंगे कि वो एक पॉप साउंड के साथ बबल फूटेगा। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक HCl, NO3 एंड CH3COH। तो ये एक्टिविटी हमें कुछ और एसिड्स के साथ परफॉर्म करके देखनी है। तो आप हर एसिड के साथ पाएंगे कि यही हो रहा है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट? तो हर केस में जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है। यहाँ से कुछ गैस निकलेगी, आप इसे पास करेंगे, ये बुलबुले में कैप्चर होगा, इसे आप बर्निंग कैंडल के साथ बर्न करेंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा।
ये है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था, जिसे हम बर्निंग कैंडल के साथ टेस्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एक्टिविटी 2.4, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें ग्रेनुलेटेड जिंक लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस था, इसका मतलब अपने आप हो रहा था। यहाँ जब हम बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें रिएक्शन के कंटेंट को गर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है और हमें उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ है एक्टिविटी 2.3। तो यहाँ हमने जो कुछ भी किया था, यहाँ से जो गैस निकला इसे हमने इस ट्यूब से पास करा के सो बबल में कैप्चर करके और बर्निंग कैंडल के साथ टेस्ट किया था। हमें यह इसी तरह की एक्टिविटी यहाँ करनी है और यहाँ एसिड के साथ एसिड के स्थान पर केवल बेस लेना है। तो जो रिएक्शन वहाँ होगी, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो रिएक्शन जो होगी मेटल और एसिड के बीच में वो कुछ इस तरह है। 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। दोबारा से जब हमने बेस के साथ रिएक्ट करा मेटल को तो हमें मिला कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। एसिड के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था और बेस के केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। हर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। अब आगे है 2.1.3, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसे ए और बी लेबल कर देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में हमें 0.5 ग्राम Na2CO3 लेना है और टेस्ट ट्यूब बी में 0.5 ग्राम NaHCO3। एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे हम दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में जो गैस बनेगा, जो गैस फॉर्म होगा, उसे हमें लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करना है। तो यहाँ दोनों टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है वो लिखी हुई है। तो टेस्ट ट्यूब ए में Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। टेस्ट ट्यूब ए में चूंकि हमने Na2CO3 रखा था, सोडियम कार्बोनेट रखा था, जो कि HCl के साथ रिएक्ट करके दे रहा है NaCl नॉर्मल सॉल्ट प्लस H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट ट्यूब बी में हमने NaHCO3 लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था, जो कि HCl एसिड के साथ रिएक्ट करके NaCl नॉर्मल सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही रिएक्शन में जो आउटपुट है वो सेम है। यहाँ भी NaCl बन रहा है, नीचे भी NaCl, ऊपर भी H2O, नीचे भी H2O, ऊपर भी CO2, नीचे भी CO2। तो NaCl एक्वस है, H2O एक्वस है। कहने का मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा। बाहर जो गैस निकलेगा वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हमें लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसे पास कराकर देखना है। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट है और H2O रिलीज होता है। अब आगे देखते हैं। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर आप यहाँ पे लाइम वाटर से बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रखा है CaCO3 जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है और वाटर, ये आगे रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कुछ तीसरा ही प्रोडक्ट बना लेगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ ये देखिए प्रोडक्ट है CaCO3 प्लस H2O, यहाँ CaCO3 प्लस H2O प्लस जो CO2 एक्सेस CO2 जो आपने पास किया वो रिएक्ट करके ये एक प्रोडक्ट बनाता है CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि एक एक्वा सॉल्यूशन है वाटर में। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल ये कुछ सॉलिड फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस सेक्शन का जो हेडर था यहाँ पे कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तो फाइनली यहाँ जाके हमें आंसर मिला इन एक्टिविटीज को करने के बाद कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव द
कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसे हम समराइज कर सकते हैं नीचे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लस एसिड, देन ये देता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये एक जनरल फॉर्म है, इसे हमें याद रखना चाहिए। अब आगे 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.6 टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml NaOH लेना है और उसमें 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन के डालने हैं। मैं बता दूं आपको कि NaOH एक बेस है और फिनोल्फथलीन एक नेचुरल इंडिकेटर है, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब आप एक बेस में एक नेचुरल इंडिकेटर को डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना कलर बदलेगा। तो यहाँ पे बेस जब फिनोल्फथलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको सॉल्यूशन का कलर पिंक मिलेगा। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। तो आपके पास जो अभी सॉल्यूशन बना पड़ा है NaOH और फिनोल्फथलीन का, हमें उसमें HCl डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। Is there any color change for the reaction mixture। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें कोई कलर चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली कलर चेंज करेगा। सिंस जो रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास अभी है उसमें एक बेस है और एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका रिएक्शन से कोई वास्ता नहीं है, वो केवल कलर इंडिकेट करने के लिए उस रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है। अगर आप उसमें एसिड के कुछ बूंद डालेंगे तो वो सीधा बेस से रिएक्ट करके जो रिएक्शन मिक्सचर का कलर है उसे न्यूट्रलाइज करता जाएगा और रिएक्शन मिक्सचर का कलर फेड होता जाएगा। व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो जब हमने एसिड डाला तो कलर इसीलिए बदला कि वो बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब जब मिक्सचर न्यूट्रल हो गया है और फिनोल्फथलीन कोई इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है, फिर भी फिनोल्फथलीन हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हम NaOH की मात्रा को रिएक्शन मिक्सचर में बढ़ा देंगे तो फिनोल्फथलीन फिर से पिंक होके बेस के इंडिकेशन को शो करने लगेगा। द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथलीन रीअपीयर। तो यस, वाई डू यू थिंक इट हैज़ हैपेंड। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। तो ऊपर की एक्टिविटी में हमने देखा कि बेस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करता है और वाइस वर्सा, मतलब एसिड भी बेस के इफेक्ट को नलिफाई करता है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH plus HCl gives NaCl plus H2। The reaction between acid and base to give salt and water is known as neutralization reaction। जहाँ कहीं भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहे हो, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। अब आगे 2.1.5 रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.7 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिरिंग। हमें एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे से डालना है और उसे स्टिर करना है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। हमें उसके बाद उसके सॉल्यूशन के कलर को नोट करना है और पता करना है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। तो आप पाएंगे कि कलर ऑफ द जो सॉल्यूशन बना कॉपर ऑक्साइड और HCl का, वो ब्लू ग्रीन हो गया और कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर गया। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो यहाँ जो ब्लू ग्रीन कलर आपको सॉल्यूशन का मिल रहा है वो कॉपर 2 क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण मिल रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड और HCl के बीच में रिएक्शन हो रही है उसमें। The general reaction between metal oxide and acid can be written as metal oxide plus acid gives salt and water। तो इस जनरल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा सॉल्ट और वाटर। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ बताया जा रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको नहीं लगता इस मेटल ऑक्साइड ने इस बेस की जगह ले ली? तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो अब आगे देखते हैं। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था, हमें वो रिएक्शन लिखना है। सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। जिस तरह एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसी तरह मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड ने बेस की जगह ले ली है, इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। 2.1.6 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस।
यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। तो ऊपर के रिएक्शन में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास हो रहा था तो लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा था और हमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल रहा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो एसिड और बेस की रिएक्शन के बराबर है, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड इसने एसिड की जगह ले ली है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अब आगे देखते हैं 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल द एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। 2.1 में हमने देखा है कि सारे एसिड की प्रॉपर्टी सेम होती है। व्हाट लीड्स टू द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी। We saw the activity 2.3 that all the acid generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common to all acid। तो ऊपर की रिएक्टिविटी में हमने देखा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, बेस भी मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। तो ऐसा लगता है कि एसिड और बेस दोनों में ही हाइड्रोजन गैस कॉमन है। Let us perform an activity to investigate whether all the compounds containing hydrogen are acidic। तो अब हम एक एक्टिविटी करके पता करेंगे कि क्या सारे वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड हैं। एक्टिविटी 2.8 टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। इन सारे सॉल्यूशन को हमें इकट्ठा करके रखना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द 10 ml बीकर। इस तरह का एक कॉर्क लेना है, यहाँ पे 2 नेल फिक्स करके इस तरह से हमें एक बीकर में रखना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ऐसा रखने के बाद हमें इसमें कुछ डाइल्यूट HCl डालना है, उसके बाद इस स्विच को ऑन कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप पाएंगे कि ये बल्ब जल उठेगा। ऐसा क्यों होगा हम आगे देखेंगे। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यही काम हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है और ग्लूकोज और बाकी जो हमने ले रखा है अल्कोहल इन सभी के साथ करके देखना है। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। तो आप पाएंगे कि सब केस में बल्ब नहीं जला, केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ही जलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। तो जितने एसिड्स आपने लिए थे उन केस में बल्ब जलेगा, बाकी केस में बल्ब नहीं जलेंगे। एज शोन इन फिगर 2.3 but you will observe that the glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicate that there is flow of electric current through the solution। जब बल्ब जल रहा होता है तो हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। The electric current is carried through the solution by ions। इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में आयंस के द्वारा कैरी की जाती है। Since the cations present in acid is H+, this suggests that the acid produce hydrogen ions H+ aqueous in solution which are responsible for their acidic properties। तो इस रिएक्टिविटी से हमें पता चला कि एसिड के पास H+ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यही H+ एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What can you conclude from the result of this activity? आपको NaOH के साथ भी और CaOH के साथ भी एक्टिविटी करके देखनी है और पता करना है कि क्या होता है। 2.2.1 What happens to acid or base in water solution? Water solution में acid और base के साथ क्या होता है? Do acids produce ions only in aqueous solution? Let us test this। क्या acid aqueous solution में ही H+ प्रोड्यूस करते हैं, water solution में नहीं? आइए इसे टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2.9 टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। 1 ग्राम NaCl हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है और इस तरह की कुछ apparatus बनानी है जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमें कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस टेस्ट ट्यूब में डालकर देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस बाहर आ रही है। तो बिल्कुल आ रही है। टेस्ट द गैस अवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ से जो गैस निकल रही है उसे हमें सूखे ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करके देखना है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। तो पता करना है कि किस केस में लिटमस पेपर कलर बदला। ऑन द बेसिस ऑफ above activity what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? This experiment suggests that hydrogen gas in HCl are produced in presence of water। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि हाइड्रोजन आयन HCl में वाटर के प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। HCl से H+ पानी की गैर मौजूदगी में नहीं निकल सकता।
जब आप HCl को H2O में डालते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन अलग होता है। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कम्बिनेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। चूँकि हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकते तो वो पानी के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बनाकर रहते हैं। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। हाइड्रोजन आयन के रूप में दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो H+ या फिर H3O+, और यहाँ जो H+ होगा वो एक्वस होगा। चूँकि H+ अकेले नहीं रह सकता तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। We have seen that acid gives H3O+ or H+ aqueous ion in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. तो अब हमने देख लिया कि जब एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो H+ या फिर H3O+ आयन देता है। तो अब हम देखेंगे कि जब बेस वाटर में डिजॉल्व होता है तो क्या देता है। NaOH H2O के प्रेजेंस में टूट रहा है NaOH + OH- एक्वस। ये सारे बेस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर के प्रेजेंस में। आगे भी कुछ एक्टिविटी है। KOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा K+ + OH-। MgOH H2O के प्रेजेंस में टूटेगा तो देगा Mg2+ + 2OH एक्वस। अब आगे देखते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल द एसिड्स जनरेट H+ एक्वस and all the bases generate OH- aqueous. We can view the neutralization reaction as follows. तो अब हम जान गए हैं कि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं और बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH- देते हैं। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आयंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, HX + MOH गिव्स MX + HOH। HOH वाटर को लिखा गया है, H2O ही है ये बेसिकली। अगर आप इस रिएक्शन को एक नॉर्मल रिएक्शन से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पे X जैसे HCl + NaOH ये दे रहा था NaCl + H2O, तो यहाँ पे X HCl में Cl की जगह पे X आया हुआ है, NaOH में M की जगह Na गायब हुआ है, यहाँ पे MX M यहाँ पे M NaXCl यहाँ पे NaCl बनाता, और HOH जो H2O है। H+ एक्वस + OH- एक्वस गिव्स H2O लिक्विड। तो जब H+ आयन और OH- आयन एक साथ मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे। 2.10 इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को हम डाइल्यूट करते हैं। तो आइए देखें। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। हमें 10 ml वाटर लेना है एक बीकर में। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विरल द बीकर स्लोली। हमें उस बीकर में कुछ बूंद डालने हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 को और उसे मिलाना है। टच द बेस ऑफ द बीकर। उसके बाद बीकर के बेस को टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज दिखा? तो आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा क्योंकि एसिड का डाइल्यूशन पूरा का पूरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि हीट रिलीज करता है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तो मैंने आपको बताया कि एसिड या बेस का डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट रिलीज होता है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो बेस के केस में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी आपको इसी तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। किसी भी एसिड या बेस को पानी में मिलाने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, वो हीट रिलीज करती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। चूंकि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो इनको पानी में मिलाते वक्त आपको खासा ख्याल रखना पड़ता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। ये बात नोट करने लायक है। हम हमेशा वाटर में एसिड को मिलाते हैं, एसिड में वाटर कभी नहीं मिलाया जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होगा और आपका कंटेनर टूट सकता है, एसिड स्प्लैश करके बाहर आ सकता है, आपके कपड़े खराब कर सकता है, आपकी बॉडी को खराब कर सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हम हमेशा पानी में ही एसिड को मिलाते हैं। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एसिड में अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो स्प्लैश करके आपके कपड़ों को, आपकी बॉडी को ख़राब कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग कहने का मतलब जिस कंटेनर में आप एसिड को मिला रहे हैं वो कंटेनर
टूट जाएगी, उसका हीट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। लुक आउट फॉर द वार्निंग शाइन इन फिगर 2.5। ये है फिगर 2.5 और इसमें देखिए वार्निंग शाइन यहाँ हाथ पे दिखाया गया है कि इस पे आप अगर एसिड डालेंगे तो यहाँ से हाथ आपका यहाँ से गायब हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिए। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब सवाल ये उठता है कि पानी में एसिड मिलाने से एसिड का कंसंट्रेशन किस तरह घटता है। तो जब भी आप पानी में एसिड को मिलाते हैं तो एसिड में प्रेजेंट H+ आयन और बेस में प्रेजेंट OH- आयन के कंसंट्रेशन में एक कमी आती है, जिस कारण वो लेस कंसंट्रेटेड होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, और जो एसिड और बेस फॉर्म होता है उसे हम डाइल्यूटेड एसिड या फिर डाइल्यूटेड बेस कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चन आंसर हमने वहाँ पे देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि एसिड या फिर बेस के स्ट्रॉन्गनेस या फिर वीकनेस का क्या पैमाना है। हम तय कैसे करेंगे कि भैया ये एसिड तो बहुत स्ट्रांग है और ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं। उसके लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको उसी के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड और बेस। तो हमने अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। We have also learnt in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H+ and OH- ions in the solution। तो ऊपर के सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह H+ और OH- आयन के कंसंट्रेशन के घटने पे एसिड या बेस डाइल्यूट होने लगती है। इसका मतलब ये है कि ये H+ आयन और OH- आयन के कंसंट्रेशन ही जिम्मेदार हैं एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। तो क्या हम पता कर सकते हैं क्वान्टिटेटिवली कि कितना अमाउंट है, 1, 2, 4, 10, 1000, 2000 कितने हैं। तो हम मोलर लेवल पे इसे पता कर सकते हैं, पर अभी तो पीएच स्केल का इस्तेमाल ही करेंगे। कैन वी जज हाउ अ गिवन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज। तो बिल्कुल हम जज कर सकते हैं पीएच स्केल का इस्तेमाल करके। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। चूंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए वो अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसंट्रेशन के एसिड्स के लिए या फिर कंसंट्रेशन के बेस के लिए। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। एक विशेष तरह का स्केल है जिससे हम H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। द P इन पीएच स्केल स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। तो ये जो pH है इससे हम H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं। तो ये जो कैपिटल H आपको दिख रहा है ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये H+ से कुछ H रिलेट करता है, और यहाँ जो P है वो P का मतलब है पोटेंज। पोटेंज मीन्स पावर, जर्मन में पोटेंज को पावर कहते हैं। तो कोई जर्मन साइंटिस्ट रहे होंगे जिन्होंने ये दिया होगा। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 0 है तो वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, और अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 14 है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic और basic nature of a solution। pH को आप एक नंबर स्केल की तरह सोच सकते हैं जो कि एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को बताता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। यहाँ हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है। हमने तो ऊपर सीखा है कि पीएच H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि H+ आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वाटर में वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाता है। अगर कहीं भी आपको दिखे कि हाइड्रोनियम आयन की बात हो रही है तो आप समझें कि वो इनडायरेक्टली H+ आयन की ही बात हो रही है, जो कि कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वाटर सॉल्यूशन में। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब वो एसिडिक होगा, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा। चूँकि 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 6, 5, 4, 3 और 0 तक जाएंगे, उस तरह से हमारी एसिडिटी घटती जाएगी। और अगर 7 से हम राइटवर्ड्स बढ़ेंगे, 7 के बाद 8, 9, 10 और 14 तक, तो हमारी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ इस लाइन के मुताबिक H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू उतनी कम, H+ आयन का कंसंट्रेशन जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा।
द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का, जैसे कि वाटर हो गया, हमारा ब्लड हो गया, उसका पीएच 7 होता है। द वैल्यूज़ लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। तो 7 से कम वाले वैल्यूज़ एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ज़्यादा वाले बेसिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एज द पीएच वैल्यूज़ इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, it represents the increase in OH minus ion concentration in the solution. It is the increase in strength of alkali. अगर कोई भी सॉल्यूशन 7 से ऊपर pH इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब वो बेसिक है, उसमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। Generally, paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. One such paper is shown in figure 2.6. तो फिगर 2.6 ये है, इस तरह का एक पीएच पेपर होता है। ये ब्लू लाइनें नहीं होती है, ये पूरा एक सिंगल कलर होता है, आपको इस कलर का या फिर गुलाबी कलर का। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब है सोख किया हुआ, सोखा हुआ। तो पीएच मेजर करने के लिए हम एक ऐसे पेपर को काम में लेते हैं जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप करके ड्राई किया हुआ होता है। यहाँ कुछ मापदंड और पैमाने बताए गए हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन, डिक्रीज इन H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो ये सारी बातें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आगे है एक्टिविटी 2.11। इसमें कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं आपको, 10 सब्सटेंसेस, इनका पीएच टेस्ट करके आपको बताना है। और कुछ इस तरह का होता है पीएच इंडिकेटर। ये कलर बैंड आपको आपके पीएच पेपर वाले स्ट्रिप के कवर पे भी मिल जाएगी। जब कभी भी आप पीएच पेपर से किसी भी एसिड या बेस के एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को टेस्ट करेंगे तो वो एक खास कलर में बदल जाएगा। और ये स्केल है जिसमें नंबर्स मार्क किए हुए हैं 0 से 14 तक। तो जो कलर आपको आपके अपने पीएच पर मिला उसे इनसे टैली करके देखना है और उसके बाद आप डिटरमिन कर सकेंगे कि आपके लिए हुए सॉल्यूशन का पीएच क्या है। यहाँ कुछ नॉर्मल पीएच इंडिकेट कर रखे हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1, लेमन जूस का पीएच 2, प्योर वाटर और ब्लड का पीएच 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच 14। पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर। अब आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। किसी भी एसिड का कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ H प्लस आयन से डिटरमाइन होता है और किसी भी बेस का कंसंट्रेशन उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ OH माइनस आयन से डिटरमाइन होता है। If we take hydrochloric acid and acetic acid for the same concentration, say 1 molar, then these produced different amount of hydrogen ions. चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि H प्लस आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ज़्यादा होगा और एसिटिक एसिड में कम। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वैसे एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। और वैसे एसिड जो कम H प्लस आयन देते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? तो इसी तरह सिमिलरली आप कह सकते हैं जो ज़्यादा OH माइनस आयन दे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो कम OH माइनस आयन दे वो वीक बेस होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का क्या महत्व है। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? तो क्या पौधे और जो जीव जंतु हैं क्या वो भी अफेक्टेड होते हैं पीएच से? आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हमारा बॉडी कितने से कितने रेंज के बीच में काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पीएच में ज़्यादा वेरिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये भी याद रखने वाली बात हो सकती है कि जब 5.6 से पीएच कम हो जाता है रेन का तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो जब लैंड एरिया से ड्रेन होकर वाटर रिवर में पहुंचता है तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ मछलियाँ हैं और भी तरह के जो जीव हैं, उनका जीना दुभर हो जाता है क्योंकि पीएच काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपको अपने पीछे वाले आंगन की मिट्टी का पीएच टेस्ट करना है। अब बैकयार्ड हो आपके पास नहीं हो ये नहीं पता, पर पीएच तो टेस्ट करना है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो पौधों को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए एक खास तरह की पीएच रेंज की जरूरत होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन एक्टिविटी 2.12।
तो ये 2.12 में कुछ बताया गया है, उस हिसाब से आपको सॉइल का पीएच चेक करना है और पता करना है कि जो हेल्दी ग्रोथ है प्लांट का वो किस रेंज ऑफ पीएच में होगा। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि जहाँ से आपने मिट्टी ली है उसमें किस तरह के पौधे ग्रो करते हैं। एक्टिविटी 2.12, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ग्राम मिट्टी लेना है, उसमें 5 ml वाटर ऐड करिए। शेक द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसे अच्छे से शेक करें। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब। आप उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लें और फिल्ट्रेट जो वाटर के रूप में आपको मिला उसे आप एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके रखें। चेक द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। और पीएच पेपर की मदद से आपको जो फिल्ट्रेट मिला उसे आप टेस्ट करें कि क्या पीएच है उसका। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन योर रीजन। तो बहुत कम वेरिएशन होना चाहिए, आपको न्यूट्रल से 7 के आसपास ही रहना चाहिए, ज़्यादा पीएच नहीं हो तो बेहतर रहेगा प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। pH in our digestive system. It is very interesting to know that our stomach produce hydrochloric acid. तो आपको पता होगा कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। क्योंकि ये सीमित मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो हमारे स्टोमक को हार्म नहीं करता, पर अगर इनका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाए किसी भी कारण से तो ये इरिटेशन दे सकता है, हमें दर्द दे सकता है, और उस केस में हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. तो indigestion के केस में जब हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है तब स्टोमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि इरिटेशन और इंडाइजेशन के दौरान हुए पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे पूछा गया था कि अगर आपको एसिडिटी होगी तो आप क्या लेना पसंद कीजिएगा, एसिड लेना पसंद कीजिएगा या बेस लेना पसंद कीजिएगा। तो हमने बताया था आपको कि हम बेस लेंगे अगर एसिड को नलीफाई करना है। तो दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। एंटासिड कहने का मतलब ये एसिड के एंटी हैं, अपोजिट हैं। तो ये जो कि बेस होते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी एसिडिटी जो पेट में हो रखी है उसे कम करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस है जो आम तौर पर लिया जाता है एसिडिटी में। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एसिडिटी में ये देते हैं हम दवा के तौर पर। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच की अहम भूमिका है हमारे दांतों को खराब करने में भी। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, देखते हैं। टूथ इनामल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। तो हमारे टूथ का इनामल है, इनामल मतलब जो दांत के ऊपर के परत होता है उसे इनामल कहते हैं, वो हमारे बॉडी में मौजूद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट चीज़ है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5। पर यह खराब होने लगता है अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अगर खाने के बाद खाने के कुछ टुकड़े आपके मुंह में रह जाते हैं तो बैक्टीरिया उसे डिग्रेड करेगा जिससे कि माउथ का पीएच कम होगा और हमारे दांत खराब होंगे, इसलिए हम ब्रश करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप खाना खाने के बाद ब्रश करें यूजिंग टूथपेस्ट्स विच आर जनरली बेसिक। तो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि आमतौर पर बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद जो कि बेसिक होते हैं हमारे मुंह के घट रहे पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे भी हैं जो एसिड्स का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि बताया गया है हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो मधुमक्खी का जो डंक है वो हमारे बॉडी में एक खास तरह का एसिड इंजेक्ट करता है जिससे बर्निंग इरिटेशन होता है और हम काफ़ी मुसीबत में आ जाते हैं।
यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। चूँकि एसिड इंजेक्ट होता है हमारे बॉडी में, अगर उसके ऊपर हम बेस का अगर कुछ दें तो वो नलीफाई हो सकेगा और हम राहत की सांस ले सकेंगे। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। नेटल लीव्स ये पौधे का नाम है, उसके कंटीले बाल होते हैं जो कि मेथानोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही दर्द भरा एहसास देता है। यह है सेक्शन 2.4। इसमें हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह एसिड और बेस मिलकर आपस में सॉल्ट बनाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। इस सेक्शन में हम इनके प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस और इनके प्रिपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 2.4.1 फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिविटी 2.13 राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो नीचे कुछ सॉल्ट के नाम दे रखे हैं, आपको इनके फॉर्मूला लिखने हैं। तो मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है, आप इसे याद कर लें, ये बड़े कॉमन सॉल्ट्स हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। तो ऊपर जो सॉल्ट दे रखे हैं वो किन एसिड और किन बेसिस को मिलाकर बनाए गए हैं, आपको ये पता करना है। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। रेडिकल इज एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैज एन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रेडिकल ऐसा कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे साल्ट्स जिनके पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन सेम हो वो उस फैमिली से बिलोंग किए हुए कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द सोडियम फैमिली। इनमें सोडियम कॉमन है, इसलिए ये सोडियम फैमिली से बिलोंग किए हुए कहे जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, NaCl ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, NaNO3 टूटता है Na प्लस NO3 माइनस में, Na2SO4 टूटता है 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो यहाँ देखिए इन तीनों में सोडियम कॉमन है, इसका मतलब है ये तीनों सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ बगल में है NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस, KCl, K प्लस प्लस Cl माइनस। इनमें Cl कॉमन है, इसका मतलब है ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो यहाँ क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली है। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द साल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी। तो जितने अलग अलग एटम्स आपको दिख रहे हैं उनकी खुद की एक फैमिली है। हो सकता है इस लिस्ट में उस फैमिली का एक ही मेंबर प्रेजेंट हो, किसी फैमिली का 2 या 3 मेंबर प्रेजेंट हो। आगे है सेक्शन 2.4.2 पीएच ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिविटी 2.14 कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सिंपल्स। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करना है। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज डिस्टिल्ड वाटर ओनली। तो आपको इन्हें डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर इनकी सॉल्युबिलिटी को टेस्ट करना है। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग पीएच पेपर। आपको पीएच पेपर का इस्तेमाल करके इनके पीएच को पता करना है। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बने होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं। वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलकर बने होते हैं वो बेसिक होते हैं। और वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बने होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। आपने जो सैंपल्स लिए उनमें कौन सी एसिड और कौन सी बेस को मिलाकर सॉल्ट बनाया गया है उसको आपको इस टेबल में लिखना है। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं उनका पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बने होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। और वैसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने होते हैं वो बेसिक होते हैं, उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। By now you have learned that the salts formed by combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि NaCl बनता है जब HCl और NaOH कंबाइन करते हैं। This is the salt that you use in food। ये टेबल सॉल्ट है, इसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। You must have observed in the above activity that it is a neutral salt। ऊपर की एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये न्यूट्रल है, इसका पीएच 7 के आसपास आता है। इसका कारण है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। सी वाटर बहुत सारे सॉल्ट अपने अंदर डिजॉल्व करके रखता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड को उनसे अलग किया जाता है। डिपोजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट इज ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे सॉलिड सॉल्ट के डिपोजिट पाए गए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। दीज लार्ज क्रिस्टल
क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जो कि भूरे कलर के होते हैं इम्प्योरिटीज के कारण। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, इन्हें रॉक सॉल्ट कहा जाता है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एज इज ड्राइड अप। हमें बहुत सारा रॉक साल्ट मिलता है जब कोई पुराना समुद्र सूख जाता है। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल, इन्हें कोयले की तरह खोद कर निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, आपने महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक की बड़ी अहम भूमिका थी। अब आगे देखते हैं। Common salt, a raw material for chemicals. Common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide NaOH, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो सोडियम क्लोराइड से ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। Let us see how one substance is used for making all these substances. हम आगे देखेंगे कि एक सोडियम क्लोराइड से आप इतने सारे सब्सटेंस किस तरह बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, ये बात याद रखने लायक है कि सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये टूट कर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। परीक्षा में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं सीधा इस रिएक्शन पे आता हूँ। आप इस रिएक्शन को देखिए, 2NaCl प्लस H2O, ये NaCl नॉर्मल सॉल्ट है और H2O हमारा वाटर है। हमने जब नमक और पानी का घोल बनाया उसे हम ब्राइन कहते हैं, और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये बनेगा NaOH प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी और H2O। हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कह रहे हैं। क्लोर कह रहे हैं मतलब इसमें से क्लोरीन गैस निकल रहा है, इसलिए एल्कली कह रहे हैं क्योंकि यहाँ NaOH फॉर्म हो रहा है, एक बेस बन रहा है, इसलिए हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़े रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे है 2NaCl और प्लस H2O, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी डालिएगा तो ये दोनों टूटेगा, ये बनाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, H2O बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ का OH माइनस Na से कंबाइन करके बनाएगा NaOH, और एक क्लोरीन Cl माइनस जो अकेला बच जाएगा वो कंबाइन कर लेगा एक और क्लोरीन से और बनाएगा Cl2 गैस और रिएक्शन के बाहर चला जाएगा। H2 बनेगा 2 H प्लस आयन के मिलने से और रिएक्शन के बाहर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों गैस हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, क्लोरीन हमें एनोड के पास मिलता है। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, कैथोड हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। क्लोरीन हमें एनोड के पास मिलेगा और हाइड्रोजन हमें कैथोड के पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड, कैथोड के पास ही बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। The three products produced in this process are all useful. ये जितने प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में बने वो सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। फिगर 2.8 shows the different uses of these products. नीचे है फिगर 2.8 जो बताता है इनकी यूजेस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। एट कैथोड बना हमारा H2, H2 कहाँ कहाँ यूज होता है ये देखिए, फ्यूल्स में यूज होता है। हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। मार्गेराइन, मार्गेराइन एक इमिटेशन बटर है जिसे हम बेकिंग या कुकिंग के लिए काम में लेते हैं। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया मिलता है हाइड्रोजन से NH3। एट एनोड हमें मिलता है Cl2 जो कि वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है, स्विमिंग पूल्स में काम में आता है। PVC जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जो कंटेनर्स आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट, उनमें ये काम में आता है। डिसइंफेक्टेंट्स बनाने में काम में आता है। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे फ्रिज में यूज होता है, उनमें काम में आता है। पेस्टिसाइड्स बनाने में काम में आता है। और हमें मिलता है कैथोड के पास ही NaOH, तो NaOH का काम है डीग्रीजिंग मेटल्स, ये मेटल सरफेस से ऑयल या फिर ग्रीस हटाने के काम में आता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में काम में आता है और डिटर्जेंट बनाने में भी काम में आता है। पेपर मेकिंग, पेपर बनाने में काम में आता है हमारा NaOH। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में काम में आता है। तो ये सारे इंडिविजुअल यूज़ हैं H2, Cl2 और NaOH के। अब ये दोनों आपस में मिलके भी काम में आ सकते हैं, तो उसके बारे में नीचे बताया गया है कि ये H2 और Cl2 मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं जो कि स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। और Cl2 और NaOH मिलकर बनाता है ब्लीच, जो कि हाउस होल्ड ब्लीच में काम आता है, और ब्लीचिंग फैब्रिक्स, कपड़ों को साफ करने में काम आता है। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन। हम ये जान चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस पे हमें क्लोरीन मिलता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल में आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है CaOH2। क्लोरीन गैस को जब हम पास कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम से तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CHOCl2, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स।
जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो थोड़ा जटिल है, पर यहाँ रिएक्शन दे रखा है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो इस तरह बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हमारा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, पहला, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, तो पेपर फैक्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, तो इसे लॉन्ड्री में भी काम में लिया जाता है। दूसरा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर को हम बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। तीसरा है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग इट फ्री ऑफ जर्म्स, तो पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिप्सी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा हमारे किचन में यूज होता है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसको खाने को तेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, तो इसे बनाने में सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये पूरा रिएक्शन है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बनाता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि है हमारा बेकिंग सोडा। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, तो एक्टिविटी 2.14 में आपको कहा गया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की pH को चेक करने के लिए। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, ये एक माइल्ड बेस है इसलिए इसे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, नॉन कोरोसिव मतलब नहीं खराब करने वाला। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब बेकिंग सोडा को खाना बनाते वक्त हम हीट करते हैं तो ये टूटता है Na2CO3 H2O और CO2 में। ये रिएक्शन है, इन रिएक्शंस को आप याद रखें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के और भी बहुत सारे यूज हैं हमारे हाउस होल्ड में। यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, फर्स्ट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एसिड के मिक्सचर से बनता है हमारा बेकिंग पाउडर। When baking powder is heated or mixed with water, the following reaction take place. जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होता है NaOH प्लस H प्लस गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो जो भी एसिड हमने ले रखा है उसका सोडियम साल्ट मिलेगा हमें। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। बेकिंग सोडा को जब हम पानी से ट्रीट करते हैं खाना बनाते वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेड को, केक को पफी बनाने में। सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, चूंकि ये माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस है तो इसे एक एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे आप एसिडिटी में दे सकते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, चूंकि ये अल्कालाइन है तो स्टमक में प्रोड्यूस्ड एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम काम में लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए भी। अब आता है हमारा वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, हमने ऊपर देखा है कि सोडियम कार्बोनेट जनरेट किया जा सकता है बेकिंग सोडा को गर्म करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। रिक्रिस्टलाइजेशन एक नया टर्म है, यहाँ जो आपको Na2CO3.10H2O दिख रहा है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेकिंग सोडा को जब आपने हीट किया था तो वहां से मिला हमें सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट में अगर हम ये 10H2O ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि है वॉशिंग सोडा। अब आगे देखते हैं, व्हाट डज द 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक Na2CO3 वेट, तो ये Na2CO3 को वेट नहीं करता। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेक्शन, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पसेस एज वेल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पहला है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, तो ये तीन इंडस्ट्री के नाम बताए हैं इन्होंने।
जहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स। बोराक्स है सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट को हम बोराक्स कहते हैं। इस सोडियम बोरेट को बनाने में सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इस्तेमाल में लिया जाता है। थर्ड है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सोडियम कार्बोनेट को आप क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए भी काम में आता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कहने से मतलब है कि ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हों। सेक्शन 2.4.4 आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो वास्तव में सूखे होते हैं? तो वो सूखे नहीं होते, वो अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेकर चलते हैं। एक्टिविटी 2.15 हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको पता होगा कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, उसे आपको एक बॉइलिंग ट्यूब में रखकर इस तरह बॉयल करना है। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? इसे आप हीट करेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से व्हाइट हो चुका है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तो आपको इस बॉइलिंग ट्यूब के सरफेस पे कुछ पानी के बूंद मिलेंगे। ये पानी के बूंद उसी .10H2O से आया है या फिर .5H2O से आया है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे सॉल्ट के साथ था। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? तो जब ये हीट हो जाएगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। अगर आप इसमें 1-2 बूंद पानी डालेंगे तो ये दोबारा से ब्लू हो जाएगा और अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीस्टोर कर लेगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर का क्रिस्टल है वो देखने में तो सूखा लगता है लेकिन उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसे हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। हीट करने के बाद वो उजला हो जाएगा और वाटर रिलीज करेगा। इफ यू मोशन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी डालने के बाद दोबारा रीस्टोर हो जाएगा और कलर भी ब्लू हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। हर सॉल्ट के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स होता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हमेशा पेंटाहाइड्रेट बनाता है CuSO4.5H2O। केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल Na2CO3.10H2O इज वेट। अब आप इस बात का जवाब दे पाएंगे कि Na2CO3.10H2O वेट था या फिर नहीं था। तो चूंकि .10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसलिए Na2CO3.10H2O वेट नहीं था। वन अदर साल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम में आता है। उसमें 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट्स फॉर्मूला इज CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। अब हम जिप्सम की यूज देखेंगे। सबसे पहला इसका यूज है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा। CaSO4.2H2O को अगर आप हीट करेंगे तो वो 1/2 वाटर रिलीज करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O बनाएगा जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। The substance which doctors use as plaster for supporting fracture bones in right position। डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल में लेते हैं हमारी हड्डियों को जोड़ने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ white powder and on mixing it with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर आप दोबारा पानी में मिलाएंगे तो वो अपना 1/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीस्टोर करके दोबारा से जिप्सम बना लेगा और कैल्शियम सल्फेट .2H2O बन जाएगा। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हाफ मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा? How can you get half a water molecule? आप कैसे पाएंगे हाफ मॉलिक्यूल? It is written in this form because 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2 CaSO4 मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर किए हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खिलौने बनाने के काम में भी लिया जाता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। सजावट की चीजें और सतह को स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है कि पेरिस में, फ्रांस में एक हिल है, इसका नाम है मोंट मार्ट्रे।
इसे फ्रेंच में मोमार्च कहते हैं। ये एक पहाड़ का नाम है जहाँ के जिप्सम डिपॉजिट पाया गया बहुत ज़्यादा। जिस जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो ये बड़े दिनों बाद कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।